हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, पार्ट 1 तो मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। तो अब आ गई पार्ट 2 की बारी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जो पार्ट 2 है फिजिक्स एमसीक्यूज, जो कि ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम ने खुद बनाया इसके नोट्स, ठीक है। तो इसमें 20 एमसीक्यूज हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 में 20 एमसीक्यूज थे, ठीक है। तो पार्ट 3 भी आएगा जो फाइनल पार्ट होगा। तो पार्ट 2 के बारे में सिर्फ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, ये सिंपल क्वेश्चन है फिजिक्स के, ठीक है। फिर एक दूसरा एक लेवल अप होगा जिसमें थोड़े दिनों से ज्यादा मुश्किल आएंगे, ठीक है, राउंड 2 में। तो उसके बाद राउंड 3 जो होगा हमारा फिजिक्स फाइनल 3 में, तो उसमें हाईएस्ट टफ क्वालिटी के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ द पेंसिल इज ड्रॉप्ड इन वाटर इट्स बेंट इन द डायरेक्शन आउटसाइड, आउटवर्ड, इनसाइड या नन। तो अब इसका आंसर होगा इनसाइड, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2 पे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हो गया हमारा डेंसिटी, मास, वेट, वर्क। वेट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड क्या है? वेलोसिटी, फोर्स, स्पीड, टॉर्क हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड डैश। क्या हो गया? एम्पियर, करंट, वाट, वोल्टेज। तो इसका आंसर करंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ डैश इज अ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड, क्या एक्सीलरेशन, ठीक है। तो दोस्तों, अब सुनिए मेरी बात। अब ये जो मैंने 5 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए जल्दी जल्दी, तो क्या आप लोगों को समझ में आया? नहीं आया होगा, ठीक है। अब एक लड़के ने भी कमेंट किया है कुछ, मतलब के सीरीज, मतलब के जो अभी फर्स्ट मैंने जो पार्ट बनाया था, सिर्फ एक लड़के ने, औरों ने नहीं, एक लड़के ने कमेंट्स किए 3 से 4, ठीक है। उसने पता है क्या बोला कि सर आप बहुत देर से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। भाई मेरे देर से पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों का फायदा है। जल्दी जल्दी तो मैं पता नहीं क्या से क्या पढ़ा जाऊं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैंने 5 क्वेश्चन पढ़ाए, आप लोगों को समझ में आया कुछ? नहीं ना। यही तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यार। 5 मिनट ऊपर लगे, 10 मिनट ऊपर लगे, लेकिन चीज तो आपको कम से कम समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आएगी तो आप लोगों को फायदा क्या होगा? यही तो बात है बोलने की, ठीक है। तो यही बताना चाहता हूँ कि आप इस पे फोकस करें, ठीक है। तो आ जाते हैं दोबारा से हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ पेंसिल इज अ ड्रॉप इन वाटर इट बेंड्स इन डायरेक्शन। अब एक पेंसिल है जो कि वाटर के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब वो किस तरफ मुड़ेगी पेंसिल? लाजमी बात है, देख, लाजमी कहीं पे भी नहीं जाना। देख, इनसाइड होगी नहीं होगी पेंसिल, आउटसाइड, आउटवर्ड या नन ऑफ दीज की तरफ। क्या नन ऑफ दीज से मुराद क्या पेंसिल वो मुड़ जाएगी या एकदम एक अलग कंडीशन बन जाएगी जैसे फिल्मों में होता है? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो इनसाइड जाएगी, ठीक है। या पेंसिल डालेंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखें, वेक्टर क्वांटिटी, आपको मास पता है, स्केलर है, वर्क पता है, स्केलर है, ठीक है। तो डेंसिटी और वेट बचे। अब लाजमी बात है, डेंसिटी स्केलर है। कैसे है? क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है। डेंसिटी क्या होती है? घटाई को बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक होती है ना, मतलब आप समझ लें तो एक डेंसिटी का फार्मूला है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आप देखें ना, एक वाटर की डेंसिटी होती है, हर चीज की डेंसिटी। डेंसिटी एक डायरेक्शन का नाम नहीं है। डायरेक्शन जहां पे भी हो उसको हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो स्केलर क्या बोलते हैं? वेक्टर कहते हैं। तो व्हिच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डेंसिटी हमारी स्केलर है, तो वेक्टर आ जाता है हमारा वेट पे, ठीक है। और वेट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी। अब ये देखिए, घुमा फिरा के दे दिया इसने। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, इस कॉल्ड टार्क होता है, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, इस कॉल्ड टार्क होता है। देखिए इसमें बॉडी कह दिया, ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी है हमारे पास। तो वही टार्क होगा हमारे पास। तो वेलोसिटी, फोर्स, स्पीड, टॉर्क, इन ये ज्यादा मैटर करते नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये ज्यादा मैटर नहीं करते, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या करना है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी। कंफ्यूज नहीं होना, यही तो चीजें वो कंफ्यूज कर देते हैं आपको। देख, बॉडी की जगह फोर्स, फोर्स या बॉडी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वेलोसिटी तो होगा नहीं, लाजमी बात है। फोर्स और टार्क में आपका डिफरेंस होगा, ठीक है। तो टार्क होता है जो कि हम टर्निंग इफेक्ट की बात, कहीं भी देखे ना, कहीं पे भी टर्निंग इफेक्ट आ गया तो टार्क आ गया, बस। टार्क के अलावा कुछ भी नहीं देखना आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्वेश्चन 2 दफा रीड करें, मैं भी अभी बोल रहा हूं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड। एम्पियर होगा, करंट होगा, वाट होगा, वोल्टेज होगा। अब आ जाते हैं एम्पियर और वाट पे। अब ये दोनों हमारे हैं यूनिट, ठीक है। अब ये दोनों जो यूनिट हैं, उसके बाद वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज एक अलग यूनिट टाइप की चीज है, लेकिन ये यूनिट नहीं है, ठीक है। एक अलग है, यूनिट भी बोल सकते हैं लेकिन अलग चीज है ये, समझ रहे हैं? वोल्टेज।
अब ये वोल्टेज अगर वोल्ट होता तो फिर यूनिट होता, ये अलग चीज हो गई है। ठीक है, तो आज ठीक है, तो एम्पियर वाट वोल्टेज हम ले लेते हैं इनों को यूनिट में। ठीक है, अब बाकी बचा करंट, तो अब इसमें करंट होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, इसका करंट करंट का यूनिट भी एम्पियर है ये। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ डैश एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब न्यूटन का सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा तो उधर से डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन याद कर लें, F इक्वल टू ma। ठीक है, तो मास एंड एक्सेलरेशन, तो न्यूटन सेकंड लॉ देख 2 दफा पढ़ना पड़ा है, नहीं पढ़ना पड़ा। एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यार टाइम वेस्ट ना करें ज्यादा। ठीक है, तो मास नहीं है तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन पे जल्द से जल्द टिक करते हैं। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, द वैल्यू ऑफ जी। अब ये क्वेश्चन देने का मकसद मेरा ये था कि आप लोगों को यूनिट की कदर कितनी पता पड़ सके, यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी। अब देखें 9.8 तो हर जगह पे। अब बंदे पता क्या करते हैं, सर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ जी क्या है, 9.8, हर कोई 9.8। भाई यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। अब देखें ना, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है, यूनिट इंपॉर्टेंट है या नहीं। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, या मीटर भैया तो पर सेकेंड है। ठीक है, अब असली क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इससे आपको ये जाहिर हुआ कि यूनिट कितने इंपॉर्टेंट हैं और होने भी चाहिए। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, यूनिट के ऊपर चीज देख लें बस, यूनिट इंपॉर्टेंट है, ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड डैश। अब इसको समझने के लिए भी हम एक टेक्निक फॉलो करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इतना फेमस लॉ है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये स्प्रिंग के बारे में, ये वो आगे पीछे माइनस के एक्स वगैरह याद आ जाता है, तो ये कंडीशन हुक्स लॉ वाली है ही नहीं। ठीक है, जो बोल रहा है रिलेशन। ठीक है, अब यंग मॉड्यूलस का हमें पता नहीं क्या चीज है। अब एम्पियर्स लॉ आ जाते हैं। एम्पियर का नाम सुनते ही करंट जेन में आ जाता है। ठीक है, तो करंट की कंडीशन है ही नहीं है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमारे कट गए, बाकी 50% चांस बते यंग मॉड्यूलस और कूलम के बीच। अब कूलम भी हमारी आ जाती है चार्ज में, तो अब बताएं चार्ज होगा नहीं, इसके अंदर चार्ज लगा है स्ट्रेन में। ठीक है, अब आ जाते हैं यंग मॉड्यूलस की तरफ। जब 3 ऑप्शन फेल हो गए तो हमारा आंसर यही बचा, यंग मॉड्यूलस। तो आंसर क्या है हमारा, यंग मॉड्यूलस। ठीक है, तो इसको डन कर देते हैं, यंग मॉड्यूलस हमारा राइट आंसर है। ट्रिक्स देखें यार हमारी, टाइम भले कितना वेस्ट हो, टाइम के ऊपर फोकस करना ही नहीं है हमें। ठीक है, लेकिन मैं इधर जो टाइम ले रहा हूँ आप उतना ना लें। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन को 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि मैं जितना टाइम लूंगा तो उतना होगा। ठीक है, बेहतर होगा आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, इसको यंग मॉड्यूलस को डन कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इन अ मैग्नेट अपोजिट पोल ऑफ मैग्नेट डैश ईच अदर। अब देखते हैं पता है क्या असली चीज क्या है। अब ये देखें, अब कर देते हैं ओवर थिंकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस करके, जो हमारी ज्यादातर मिस्टेक होती है 80% इस आसान से क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, जो ज्यादा पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, वो ज्यादा पढ़े पता है क्या करते हैं, इन अ मैग्नेट अपोजिट पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर कर देते हैं। यार अपोजिट पोल है तो लाजमी बात है रिपेल करेगा। देखे ना, बोलते हैं यार अलग अलग थिंकिंग वाले लोग आपस में मिल नहीं सकते, ये हमारी सोच होती है। लेकिन भाई फिजिक्स की लैंग्वेज अलग है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, फिजिक्स बोलता कुछ और है। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज के साथ कंपेयर ना करें इसको। अपोजिट पोल्स, अपोजिशन होगी तो अट्रैक्शन होगी, जैसे पॉजिटिव निगेटिव मिलेंगे ही तो देखना लाजमी बात है, पॉजिटिव और निगेटिव ही मिलेंगे। ठीक है, इधर से याद रखें, ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, फिर बायोलॉजी में जाना पड़ जाएगा, बायोलॉजी की तरफ नहीं जाना हमें। ठीक है, तो हमें जाने अट्रैक्ट ऑप्शन, कंडक्ट, रिपेल, इंटरेक्ट नीचे आने दिए, इंटरेक्ट तो है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाती है कंडक्ट भी नहीं, अट्रैक्ट और रिपेल में आ जाती है बात। ठीक है, 2 ऑप्शन है 50% चांस, तो अट्रैक्ट होगा हमारे पास। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे अपोजिशन, याद रखें अपोजिशन अट्रैक्ट करती है। आज क्वेश्चन नंबर 9, if we want to calculate the correct value of length up to 0.0 cm then we will use dash। 0.0 cm देखना है बस आपको, इधर कैलकुलेट करना है 0.0 सेंटीमीटर। तो देखें ना इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर, आ जाओ वोल्ट मीटर पहला ऑप्शन है। अब वोल्ट मीटर यूज होता है तो कैलकुलेट दी वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हो नहीं सकता हमारा। वर्नियर कैलिपर हमें पता नहीं क्या है।
ठीक है, नन ऑफ दीज एक अलग कंडीशन है, उसको साइड रखें। नन ऑफ दीज एक याद रखें मेरा ऑप्शन के ज्यादातर नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं होता, ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर बता रहा हूं मैं आपको, नन ऑफ दीज जो आप दोस्तों मैं ये बता रहा था कि ज्यादातर ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं होता, ठीक है। अब देखें वोल्ट मीटर और गैल्वानोमीटर ये चले जाते हैं साइड में, नन ऑफ दीज हमारे सामने एक कंफ्यूजन खड़ी करने वाली कंडीशन है, तो वर्नियर कैलिपर को ही हम राइट आंसर देंगे, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, इसको फॉलो करें, ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो। अब वर्नियर कैलिपर ही, वैसे भी राइट आंसर वर्नियर कैलिपर ही, लेकिन नन ऑफ दीज आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया है। और मैं अभी बोल रहा हूँ 99% जो ऑप्शन गलत होता है वो नन ऑफ दीज होता है, ठीक है। 99, 1% या 2% में ऑप्शन ये देते हैं नन ऑफ दीज राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो इन चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन वर्नियर कैलिपर के लिए है, तो वर्नियर कैलिपर ही यूज करें। आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Whenever a piece of magnet is cut into two pieces, one end becomes the north pole and other end becomes। अब इस चीज को पढ़ने से आपको ये याद होना हो, देख ये चीज अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको पीएस का अगर आपने मैप देखा होगा, अगर आपको समझ में आ जाए, मैप होता है ना मैप, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, उधर से आपको अंदाजा हो जाता है ये क्वेश्चन आप उधर से हल कर लेते हैं, ठीक है। अब नॉर्थ जो पोल है तो दो हिस्सों में तोड़ेंगे, नॉर्थ तो होगा नहीं, ऑप्शन 1 कैंसिल हो गया। अब 75% हमारे पास चांस है। ईस्ट और वेस्ट, साउथ, ईस्ट को भी हटा देते हैं, ठीक है, ईस्ट या वेस्ट को आप हटा देंगे, लेकिन आप बस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है इसमें, वो ट्रिक जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ना वो इसके अंदर लगेगी। लेकिन देखें ना, नॉर्थ हट गया, बाकी 3 ऑप्शन में से आप कोई सा चूज कर सकते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो साउथ पोल है, ठीक है। तो साउथ पोल इज द राइट आंसर, इसको लॉक कर दें, साउथ पोल इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पैलिडम इज इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग डैश। अब टाइम पीरियड का अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप इसको इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब देखें टाइम पीरियड की बात हो रही है तो आप थोड़ा सा साइड में चले जाएं, मास और क्या बोलते हैं, मास को देखें ना अकेला, मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन लेंथ भी साइड कर दें, फ्रीक्वेंसी भी साइड कर दें, खाली लेंथ और मास को देखें, कंफ्यूजन इधर पैदा हो गया हमारी, दोनों चीज हम नहीं ऐड कर सकते इस आंसर में, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, ये दोनों मिला के डिक्रीजिंग भी कर सकती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं लेंथ की तरफ, लेंथ इसका राइट आंसर है, इसको लॉक कर दें, ठीक है। इसका फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और ये याद रखें एकेडमिक क्वेश्चन में से जो पोर्शन है ना, ये जो आ रहा है अभी मैं पढ़ा रहा हूँ टाइम पीरियड वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारी बुक में भी ये आ जाता है, इससे क्या बोलते हैं हुक्स लॉ, इसी में ही आ जाता है इस चैप्टर में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। द डेंसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन अ डैश ऑफ बॉडी। अब डेंसिटी ऑफ बॉडी जो डिपेंड्स अपॉन डैश, डेंसिटी का फार्मूला है क्या वैसे, नहीं आपको पता होना चाहिए फार्मूला है क्या। डेंसिटी का जो फार्मूला है मास पर वॉल्यूम है, ठीक है, मास पर वॉल्यूम, डिपेंड्स अपॉन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर तो होगा नहीं, पहले ट्रिक ये इस्तेमाल करें, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर साइड में कर दिया, स्पीड होगी नहीं, ठीक है, हटा दी, वॉल्यूम और मास बचा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मास इज द राइट आंसर। तो टाइम वेस्ट क्यों करना, मास इज राइट आंसर, ठीक है। बस ट्रिक्स देखें मेरी, देखें ना, ट्रिक्स को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आप 100% प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। कुछ लोग बस भी पढ़ा देते हैं लेकिन ट्रिक्स नहीं बताते, मैं देख टाइम वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन ट्रिक्स देखें मेरी। देख मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर गया तो 3 ऑप्शन बचे, जितने ऑप्शन कम होंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे हल करने के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है मास, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, in parallel plate capacitor, capacity depends upon dash, charge, insulator, central distance, mass। अब देखें पैरेलल की बात हुई है तो मास को साइड कर दें, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हुई है, ठीक है, तो इसमें इंसुलेटर को भी साइड कर दें तो बेहतर रहेगा। बाकी बचे चार्ज और सेंट्रल डिस्टेंस। अब ये 2 ऑप्शन बचे, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चूज करना है, तो देखें 50% आपके चांसेस हो गए कि आप सही आंसर दे सकते हैं।
तो 50% में से आप किसको चूज करेंगे, चार्ज को चूज करेंगे या सेंट्रल डिस्टेंस को। तो मेरे हिसाब से जो राइट आंसर है और है भी वो है सेंट्रल डिस्टेंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए सेंट्रल डिस्टेंस को लॉक करें। ठीक है, तो सेंट्रल डिस्टेंस हमारा लॉक होगा। अब ये कैपेसिटर वाला, कैपेसिटर के ऊपर एक होता है कैपेसिटर, ठीक है, एक होता है कैपेसिटर। तो ठीक है गाइस, तो मेरी तरफ से सेंट्रल डिस्टेंस को लॉक कर दूं। सेंट्रल डिस्टेंस इज इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है सेंट्रल डिस्टेंस, लॉक किया जाए। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14। इन अ रिफ्लेक्शन रे एंगल ऑफ इंसिडेंस is dash to the angle of reflection, सम इक्वल अपोजिट मल्टीपल। अब आ जाते हैं मल्टीपल ऑप्शन पे, इसकी तो बनती नहीं है मल्टीपल ऑपरेशन। ठीक है, मल्टीपल जो है ऑप्शन को हटा दें साइड में, बाकी बचे 3 ऑप्शन। अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, एक कॉमन सेंस की बात है यार, एक देखें ना एंगल ऑफ। अब ये नहीं सोचेंगे मुझे आंसर्स पता है तो इस वजह से मैं ये ऑप्शंस को हटा रहा हूँ, नहीं भाई आप भी हटा सकते हैं। अभी तो मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए फिजिक्स के, ठीक है, अगर आपको अभी मुश्किल लगते हैं तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इनमें से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वो क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, ये ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन तो मैं आपको दे नहीं सकता। अब ठीक है, तो अब ये आ जाते हैं इन रिफ्लेक्शन रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, 2 बार दफा पढ़ें। इज डेश टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सम होगा या इक्वल होगा या अपोजिट होगा, इन तीनों ऑप्शन में से दे दें। मल्टीपल हटा दिया हमने। ठीक है, जितने ऑप्शन कम होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे। तो मेरी तरफ से जो ऑप्शन इसका है और राइट भी आंसर वही है, तो ठीक है, तो वो होगा इक्वल। द इन अ रिफ्लेक्शन रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए मैं एक और ट्रिक बताता हूं आपको, इस क्वेश्चन को गौर से देखें, इसमें एक और ट्रिक है, पता है क्या ट्रिक है। अब देखें, इन अ रिफ्लेक्शन रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सम टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सम टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब सेंटेंस बन रहा है ये नहीं ना। देख, अगर सेंटेंस बनता हुआ आपको दिखे कि बन रहा है तो फिर आप वो यूज करें। ठीक है, अब अपोजिट इसमें लग रहा है, देखें अब एक ऑप्शन इधर से भी कट जाता है, हमारा सम भी कट गया इधर से। अब अपोजिट लग रहा है, इन अ रिफ्लेक्शन रे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अपोजिट टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अपोजिट लग रहा है और इक्वल लग रहा है, तो सम और मल्टीपल हट चुके हैं, इक्वल और अपोजिट बचे हमारे पास। ठीक है, तो अब इक्वल इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स भी फॉलो करें। ठीक है, मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज यार इनको फॉलो करें। ठीक है, उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप डे बाय डे प्रैक्टिस करें। मैंने एक वीडियो बनाई है, प्रिपरेशन ऑफ पीएमए ऑन मोबाइल या मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो प्रिपरेशन बनाइए, तो वीडियो देखें, आएगा बटन शो रहा होगा, इधर वीडियोज आ रही होंगी। ठीक, अब आपके लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लॉक कर दें इक्वल। ठीक है, इक्वल इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, डेश इज द वन ऑफ इंपॉर्टेंस एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। अब देखें, इस ऑप्शन के अंदर 1 सेकंड भी आपको वेस्ट नहीं करना। ठीक है, मैं अब टाइम ले रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, क्यों। अब देखें, 1 सेकंड भी आप वेस्ट नहीं करना, क्यों। एम्पेयर, वोल्ट मीटर और एमीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर आ जाते हैं हमारे पास। ये क्या है, ये रेजोनेंस है, सवाल ही पैदा नहीं, आपको पता है ये तो वोल्ट मीटर और एम मीटर, तो ये हमारे हो गए इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे गैल्वानोमीटर है हमारे पास, तो ठीक है ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट रेजोनेंस एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इन दोनों को कर देते हैं साइड में। बाकी बचा एम्पेयर, एम्पेयर तो यार यूनिट है, रेजोनेंस का क्या कनेक्शन आपस में, हटा जल्दी इसको। बाकी बचा स्विंग, स्विंग का ऑप्शन भले हमें मीनिंग नहीं पता हो, ठीक है, बस हमें ये माइनस करते जाना है, खुद ही हमारे पास बच जाएगा ये आंसर। जैसे अभी हमारे पास स्विंग बचा, स्विंग, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स फॉलो करें जितना हो सकता है। अब आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लॉक कर दें स्विंग के ऊपर, तो स्विंग सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्स एट। अब देखें, ये क्वेश्चन एक थोड़ा गोल लगाने का क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा है, आसान है, इजी है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्स एट। अब वाटर की इसने बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछी, आप जो सोच रहे हैं। ठीक है, इसने पूछा डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्स एट। ठीक है, अब आप कंफ्यूजन में, जल्दी में, हड़बड़ी में क्या करते हैं, 100 ऑप्शन को टिक कर देते हैं, जो कि करना नहीं है। एब्सोल्यूट 0 ऑप्शन टिक कर देते हैं। ठीक है, सोच के कि ये होगा, नहीं करना। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं भी ये गलती कर चुका हूँ। ठीक है, बचपन के नहीं, मतलब कि 3 साल 4 साल पहले, मैं भी कुछ यंगस्टर हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझसे भी ये गलती हुई थी।
ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एक अलग चीज है, और आप जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो एक अलग चीज है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी होगी 4 पे, ठीक है। तो इस ऑप्शन तो मुझे याद हो गया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, आप भी इसको याद रख लें। डेंसिटी ऑफ वाटर अलग चीज है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अलग चीज है, ठीक है। और ये देखें ना, अलग सुनो इधर, ये मैक्स लिखा पड़ा है इधर, मिनिमम भी होता है इधर, ठीक है। मिनिमम भी देखना होता है, मैक्स और मिनिमम में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस से गाइस, तो मैं ये बता रहा था, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। मेरी खुद अपनी पर्सनल लाइफ में ये मैंने जो एक सॉल्व किया था, मैं भी गलती कर बैठा था। ये क्वेश्चन के अंदर मिनिमम मैक्सिमम के अंदर मिस्टेक कर देते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर पूछ रहा है या बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा 4 होगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए 4 को डन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 4, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, SI यूनिट ऑफ पावर इज डैश। अब आ जाते हैं पावर की बात करते हैं, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या है, ये तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ये आपको रट्टे लगे होने चाहिए, ठीक है। अगर हाँ पावर अगर याद नहीं है, इसका यूनिट क्या है पावर का, तो पावर का फार्मूला याद रखें, ठीक है। फिर उसका यूनिट उधर से कैलकुलेट करें पावर के फार्मूले से, ठीक है। तो जो कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से फिर अगर आपको ये पता होगा वाट किसके बराबर है, वोल्ट किसके बराबर है, एम्पियर किसके बराबर है, जूल किसके बराबर है, तो आप 110% MCQ हल कर सकते हैं अगर आपको पावर का SI यूनिट नहीं पता, ठीक है। अगर ये चीजें पता है तो अब जैसे कि मुझे पता है जूल, जूल SI यूनिट है वर्ड का। अब मैं कंफ्यूजन में यार, ये देखे ना, अब जूल मुझे पता है यूनिट है SI यूनिट ऑफ वर्क का, ठीक है। अगर मुझे नहीं पता कि पावर का होगा या किसका होगा, सेम टू सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस वजह से कंफ्यूजन में आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। एक जगह से आप तीसरी जगह चले जाएं, यही तो होती है फिजिक्स। तो देखें टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें, वाट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का डन करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 वाट। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, द मोशन which is repeated in periods is called। अब देखें ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें देखें ना, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल को माइनस कर दें। लॉन्गिट्यूडनल 4 ऑप्शन दिखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं वेव्स, ठीक है। तो अब ये वेव्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। एक चैप्टर होता है मोशन एंड वेव्स का, लेकिन ये वेव्स में आता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो ये वेव्स में आता है। तो हट गया था थ्रो, क्या बोल रहे हैं, ट्रफ, क्रेस्ट, प्रोडिक। तो इन 3 ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो वो आपका ऑप्शन होगा प्रोडिक मोशन। क्यों? क्योंकि देखें रिपीटेड इन पीरियड्स, पीरियड्स की बात कर दी तो यार कोई इसमें तो बनती नहीं है, ठीक है। तो पीरियड की बात की तो पीरियड इसका राइट आंसर है, इसको हम कर देते हैं लॉ। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो है पीरियडिक, ठीक है। तो पीरियडिक इसका राइट आंसर है, बिना टाइम वेस्ट किए ओके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो आंसर है वो असल में हमारा रिलेटेड करता है एक न्यू ब्रांच से। फिजिक्स की एक न्यू ब्रांच है, मतलब के फिजिक्स की नहीं, हम बोलते हैं जैसे कि मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और आ जाते हैं प्लाज्मा की तरफ। अब प्लाज्मा के अंदर ही हमारा लेजर आता है, लेकिन बंदे काउंट नहीं करते, मतलब कुछ जगहों में बुक्स में डिफरेंसेस आता है प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। अब प्लाज्मा है क्या बेसिकली, आप अभी रुके क्वेश्चन पे, मैं आपको प्लाज्मा समझा देता हूँ। प्लाज्मा असल में है हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। अब लेजर की बात कर रहे हैं तो वही चीज है, ठीक है। अब लेजर इज द डैश पार्ट ऑफ फिजिक्स, केमिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट। अब मैथमेटिकल पार्ट तो माइनस कर दें, बाकी बचा केमिकल, नॉन एटॉमिक। अब लेजर आपने अगर देखा होगा तो केमिकल उसके अंदर होते हैं क्या लेजर में? नहीं यार, केमिकल वगैरह तो कुछ मुझे नहीं दिखा। हाँ, पार्टिकल्स की बात करें तो दिखा है, जैसे लाइट्स के पार्टिकल होते हैं। अब ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं हम, ये जो बल्ब लगा पड़ा है इसमें केमिकल डले पड़े, भाई बल्ब के अंदर केमिकल कहाँ है? एक अलग चीज लगाई जाती है, वो एक हाई क्वालिटी डेफिनेशन के लिए, ठीक है, वो एक अलग चीज होती है। केमिकल लगाए जाते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट पे, ताकि वो नरम ना हो या उसके अंदर, ठीक है गाइस। तो ये चल रहा था, लेजर के बारे में बता रहा, ठीक है। केमिकल्स लगाए जाते हैं लेकिन केमिकल नहीं हो सकता, तो केमिकल, मैथमेटिकल ऑप्शन हट गए। तो नन ऑफ दीज के बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया कि नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं होते। रही बात एटॉमिक, तो एटॉमिक इज अ राइट आंसर इसका, ठीक है। तो एटॉमिक इसका राइट आंसर है, इसको लॉक कर देते हैं एटॉमिक को, ठीक है। तो एटॉमिक हमारे लॉक हो चुका है, एटॉमिक सही आंसर है, ठीक है। 19 क्वेश्चन नंबर 19 का लेजर वाले, ठीक है। तो आपको बता दिया लेजर, लेजर हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स फिजिक्स में से, ठीक है। तो एक लेजर की फुल फॉर्म भी है LASER, ये एक समझे हमने लेजर बना दिया है, ठीक है। जैसे हमने
गैस बोलते हैं जिसको गैस बोलते हैं, ठीक है, ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम को, यही सीन है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है लेजर की, वो आप देख लेना नेट पे से। क्वेश्चन नंबर 20, सीसा इज अ डैश काइंड ऑफ लीवर। ठीक है, अब लीवर जो एक चैप्टर में आते हैं, ठीक है, ज्यादा इतने मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन कभी कभार दे देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरी पर्सनल लाइफ में कोई अभी तक क्वेश्चन लीवर से रिलेटेड नहीं आया, लेकिन हाँ एंट्री टेस्ट में लाजमी लीवर के रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, वो भी एक नहीं 3 से 4 आए लीवर से रिलेटेड, ठीक है। तो लीवर्स के जो होते हैं ना काइंड ऑफ लीवर, वो होते हैं 3। एक होता है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, सेकेंड काइंड ऑफ लीवर, थर्ड काइंड ऑफ लीवर। अब ये देखें नन ऑफ दिस को हटा देते हैं। अब लीवर की बात की है तो तीनों कंडीशन है तो हमारे सामने हट गई। अब बाकी तीनों ऑप्शन है, 75% हमारे पास चांस है सीसा को सही आंसर देने का। सीसा होता क्या है बेसिकली, सीसा एक झूले का नाम है, ठीक है, और जो बच्चे झूलते हैं छोटे वाले, ठीक है। तो अब सीसा जो हमारे पास आएगा फर्स्ट कंडीशन में आएगा, थर्ड में आएगा, सेकंड में आएगा, तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करना। सीसा एक सिंपल चीज है, तो सिंपल चीज देखे ना, सीसा सिंपल चीज है। अब हमारे पास ये नहीं बोल रहा कि गोल वाला झूला है, ये वाला झूला है, तो सीसा एक सिंपल चीज है, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ लीवर में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है फर्स्ट, मतलब के लास्ट। वैसे तो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है, लेकिन आंसर लास्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे हो चुके हैं पूरे। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मस्ट सब्सक्राइब और ऑफिशियल चैनल ग्लोरियस एजुकेशन सिस्टम। तो ठीक है भाई लोगों, आपको मैं सिर्फ एक चीज बता दूं अपने चीज, मतलब कि जो भी मेरे एमसीक्यूज थे, देखें ये सारे थे सिंपल, ठीक है। तो अब मैं आपको वीडियो ज्यादा बड़ी करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब लड़का ही बोल रहा था मुझसे, एक बंदे ने कमेंट किया है कि भाई ये वीडियो सर आप बहुत बड़ी बना रहे हैं, छोटी बनाए। छोटी मैंने 5 क्वेश्चन, अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देखें ना, 5 क्वेश्चन जिस तरह मैंने पढ़ाए इस तरह बना दूं मैं, ठीक है। और याद रखिए, अगर आप सोच रहे हैं मैं टाइम वॉश के लिए कर रहा हूँ तो आपकी सोच गलत है, ठीक है। टाइम वॉश के लिए अगर मुझे करना होता तो एजुकेशन खुद इतना वसी सब्जेक्ट है, फैला पड़ा है, मैं पता नहीं कितनी वीडियो बना सकता हूँ, इसमें इतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ अगर आप लोगों को अच्छी ना लगे तो, ठीक है। तो अब एक लड़के के लिए मैं इतना नहीं कर सकता, मुझे औरों को भी देखना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन बंदों को वीडियो अच्छी लग रही है वो कमेंट्स भी कर रहे हैं, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल में ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम। और शुक्रिया वीडियो देखने का एंड तक के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया, खुदा।